ओके, सो आज की इस वीडियो को हम वहीं से स्टार्ट किए करेंगे जहाँ से हमने लास्ट वीडियो को स्टॉप किया था। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में डिलीट क्यूरीज तक जब डिस्कस कर लिया था, और आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड कीज़। सो हियर आर सम रीज़न फॉर यूजिंग एसक्यूएल कीज़ इन द डीबीएस सिस्टम। आपके पास कीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। और हमारे पास जैसे रोज़ जो बनती हैं उसके अंदर डुप्लीकेट डेटा भी आ सकता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और हर एक रो को जो है यूनिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कीज़ को यूज़ करते हैं। इन अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अ टेबल कुड कंटेन थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स और दीज रिकॉर्ड कुड बी डुप्लीकेटेड. Keys ensure that you can uniquely identify a table record despite these challenges. और इन challenges की वजह से भी आप क्या कर सकते हैं, कीज़ की मदद से ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका हर एक रिकॉर्ड जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। और कीज़ की मदद से आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। हेल्प यू इन्फोर्स आइडेंटिटी एंड इंटेग्रिटी इन द रिलेशनशिप। और आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी और इंटेग्रिटी जो है रिलेशनशिप के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। There are mainly 7 different types of keys in DBMS and each key has its different functionality. तो आपके पास different kinds of आपको keys मिलती हैं DBMS के अंदर, और हर एक की अपनी functionality है। बट हम जो इस सीरीज़ के अंदर कंसर्न है, हम बेसिकली दो कीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वन इज़ द प्राइमरी की एंड अनदर वन इज़ द फॉरेन की। सो हम देखेंगे कि प्राइमरी की क्या कहाँ पर काम आती है और फॉरेन की क्या होती है। बाकी ये डिफरेंट कीज़ हैं, सुपर की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, कंपाउंड की, कंपोजिट की, तो आप इनको अलग से भी पढ़ सकते हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ अ प्राइमरी की। सो प्राइमरी की एक ऐसी कॉलम होती है, ग्रुप ऑफ कॉलम होती है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपकी हर रो को टेबल के अंदर। प्राइमरी की आपके पास कांट बी अ डुप्लीकेट, मीनिंग द सेम वैल्यू कांट अपीयर मोर देन वंस इन द टेबल। और आपके पास एक से ज़्यादा प्राइमरी की आप एक टेबल के अंदर नहीं बना सकते। रूल्स फॉर डिफाइनिंग प्राइमरी की को बनाने के कुछ रूल्स हैं कि टू रोज कांट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। आपके पास एक तो जो प्राइमरी की आप बनाते हैं जिस कॉलम को, उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। और इसी तरीके से प्राइमरी की जो फील्ड है वो नल नहीं हो सकती। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब आप अपने नॉट नल कंस्ट्रेंट को और आपके यूनिक कंस्ट्रेंट को मिला देते हैं, तो वो प्राइमरी की वाला रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देती है। सो अब हम चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं। So making primary key, I am going to create a new table here and we will see how we can manage the primary key. So I am going to use the same database, that is MySQL demo, and now in this database I am going to create a new table. So this will be create table, and let's say employee underscore details, and here I am going to create an ID integer, and now here I am going to implement that primary key. So now I am indicating that this ID is the primary key, and I am going to use another option, that is auto increment. I want this ID to be auto incremented. auto increment का मतलब क्या होता है कि जब भी अब आपको ID की वैल्यू खुद से देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। हर दफ़ा जब भी आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो एक आईडी की वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली क्या होती रहेगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी। यहाँ पर हम EMP नेम यानी एम्प्लॉय का नेम स्टोर करना चाहते हैं। लेट्स नेम दिस एड्स फॉर varchar 50 एंड नॉट नल। और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय की जो सिटी है वो स्टोर करना चाहता हूँ, और इसको भी मैं varchar दे देता हूँ यहाँ पर आके, और नॉट null, and here I am going to score the employee salary integer not null। और यहाँ पर आकर अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करा देता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट सम डेटा हेयर, इंसर्ट इनटू EMP अंडरस्कोर डिटेल्स। और अब मुझे यहाँ पर बताना होगा कि मैं किस किस कॉलम का डेटा दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आईडी पास नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है। तो EMP नेम, EMP अंडरस्कोर सिटी कॉलम, EMP अंडरस्कोर
सैलरी एंड यार वैल्यूज़, और यहाँ पर आके अब मैं नाम दे देता हूँ लाइक दिस असद, लेट्स से हैदराबाद, और यहाँ पर आके हमने सैलरी पास कर दी और उसके बाद कॉमा देते हैं, कॉपी, लेट्स पेस्ट दिस एंड लेट्स खालिद, और खालिद को हम कर देते हैं मुल्तान, और यहाँ पर कर देते हैं, और यहाँ पर आके हम कर देते हैं। इस तरह से हम रिकॉर्ड इंसर्ट करा लेते हैं और अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड जो है वो हमने इस टेबल में इंसर्ट करा दिए हैं। उसके बाद आके हम लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP_ डिटेल्स। सो आप देखिएगा कि मैंने 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा इंसर्ट किया है और हमारे पास यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अगेन यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ और मैं आईडी की वैल्यू भी देना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ मैं सारी वैल्यूज़ दूंगा। तो यहाँ पर आके मैं अगेन आईडी नंबर 2 पे डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, किसका, अहमद का, और इसकी सैलरी कर देते हैं 40,000 और यहाँ से हम वैल्यूज़ लगाते हैं। सो अब देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगाया है तो मेरे पास एरर आएगा, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट एंट्री फॉर प्राइमरी की 2, यानी आप यहाँ पर सेकंड नंबर पे फिर आईडी इंसर्ट, सेकंड आईडी का डेटा फिर से इंसर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने उसको प्राइमरी की बनाया हुआ है तो अब वो पॉसिबल नहीं है और वो आप इंसर्ट नहीं कर सकते। सो ये बेनिफिट होता है आपके पास प्राइमरी की का कि आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते और ना ही आप नल वैल्यू पास कर सकते हैं। इसी तरीके से कभी कभार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी प्राइमरी की एंड दी यूनिक की, या यूनिक कंस्ट्रेंट में क्या फ़र्क है। तो देखें, यूनिक कंस्ट्रेंट एक दफ़ा नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि प्राइमरी की आपके पास एक दफ़ा भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये एक इनके दरमियान डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉरेन की। तो फॉरेन की को समझने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको समझते हैं और उसके बाद जो है हम फॉरेन की तरफ अगेन आएंगे और फिर फॉरेन की को डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी हैव द लाइक ऑपरेटर। सो लाइक ऑपरेटर इज जस्ट लाइक वेयर क्लॉज, और इसको हम वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं बट फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न, यानी अगर हम किसी पैटर्न के मतलब कॉलम को पैटर्न की तरफ सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 2 वाइल्ड कार्ड्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक परसेंटेज का और एक अंडरस्कोर का। परसेंट साइन रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर्स, और आपके पास अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल करेक्टर को। सो हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक दिस यू कैन यूज़। अगर आप इस तरह से फाइंड करना चाहते हैं कि ऐसे कस्टमर्स के नेम फाइंड करना चाहते हैं या ऐसे कस्टमर का रिकॉर्ड फाइंड करना चाहते हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो आप पहले वो कैरेक्टर देंगे और उसके बाद परसेंटेज का सिंबल दे देंगे। तो अब आपके पास ऐसे स्टूडेंट या ऐसे एम्प्लॉय या ऐसे कस्टमर का रिकॉर्ड आ जाएगा जिनका नाम जो है वो ए से स्टार्ट होता है। सिमिलरली अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि जिनका नाम लास्ट में ए आता है, जिनके नाम के आप उसको फाइंड करना चाहते हैं, तो आप पहले परसेंटेज दे देंगे और फिर ए दे देंगे। सो हम यहाँ पर वर्क बेंच में जाके इनको रन करके देखते हैं। सो मेरे पास एक टेबल है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो टेबल। सो इसके अंदर जाके देखते हैं हमारे पास कितना रिकॉर्ड मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और एक टेबल हमारे पास है STD डिटेल्स का टेबल। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कितना रिकॉर्ड मौजूद है और इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। चलें, अब हम चाहते हैं यहाँ पर हम एक क्यूरी लिखना चाहते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम STD_ डिटेल्स वेयर STD_ नेम लाइक। ठीक है, हमें ऐसे
यूज़ ऐसे एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो अभी मेरे पास टोटल आप देख सकते हैं कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 6 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और जब मैं यहाँ पर दे दूँगा कि मुझे उनका नाम चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो अब क्या होगा, अब मेरे पास वही रिकॉर्ड्स आएंगे जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो अब मेरे पास आप देख सकते हैं सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली मैं कॉपी करता हूँ और मैं ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करना चाहता हूँ जिनके नाम के लास्ट में ए आता है, तो मैं परसेंटेज पहले लिख दूंगा और ए लास्ट में दे दूंगा। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी हमारे पास ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जिसके नाम, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिनके नाम के लास्ट में ए आता हो। अगर मुझे ये फाइंड करना है जिसका नाम के लास्ट में डी आता है, तो अब देखें मेरे पास कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो मेरे पास 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नाम के लास्ट में क्या आता है, डी आता है। सिमिलरली आप ये बोलते हैं कि आपके पास ऐसे स्टूडेंट फाइंड करो जिनके नाम में ई डी आता है, और ई डी कहीं पे भी आता है, यानी किसी भी पोजीशन में ई और डी आ जाता है तो आपके पास उनका नाम इंक्लूड हो जाए रिजल्ट के अंदर। तो आप इस तरह से पहले भी परसेंटेज दे देंगे और बाद में भी परसेंटेज, और इसके बीच में वो करेक्टर्स बता देंगे जिनको आप फाइंड करना चाहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करें, तो हमारे पास सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके नाम में ई डी आता है। अब भले वो स्टार्ट में आए या एंड में आए, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि जिनके नाम में एल आई आता है उसको फाइंड करो। तो अब यहाँ पर आके कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ। सो आप देखिए हमारे पास 2 ऐसे स्टूडेंट है, एक अली और एक खालिद, जिनके नाम में एल आई आता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हम वो भी कर सकते। उसके बाद अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास फिक्स करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा ऐसे स्टूडेंट फाइंड्स करो जिनके नाम के सेकंड वर्ड में एस आता है। तो हमने यहाँ पर ये जो दिया ये फिक्स कर दिया, यानी यहाँ पर फर्स्ट वर्ड में कोई भी करेक्टर आ सकता है, सेकंड में आपके पास एस आना चाहिए और उसके बाद परसेंटेज दे दिया। तो अब अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास ऐसा एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आएगा जिनके नाम क्या सेकंड वर्ड क्या है, एस हो है। तो अगर इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसके नाम में सेकंड वर्ड क्या है, ए आता है। इसी तरीके से अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स का नाम आए जिनके नाम में 3 करेक्टर्स आते हैं, तो आप ए लिख दें या फिर इस तरह से 3 वैल्यू फिक्स कर दें, तो अब सिर्फ वही स्टूडेंट्स का आपके पास नाम आएगा जिनके नाम के अंदर 3 करेक्टर्स आते हैं। तो हम एंटर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स का नाम फाइंड करना चाहते हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो और उनके नाम में एटलीस्ट जो है ना वो 3 करेक्टर्स हो, तो फिर आपके पास यहाँ फिर उनके नाम में एटलीस्ट 4 करेक्टर्स हों, तो फिर आप इस तरह से ए लिख के यहाँ पर ए लिख देंगे। उसके बाद जितने वैल्यूज़ आपको फिक्स करनी है आप उतने अंडरस्कोर यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं, तो अब हमारे पास ऐसे ही स्टूडेंट आ रहे हैं जिनके नाम में देखिए यहाँ पर अली का रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि अली के नाम में 3 करेक्टर आते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है जिनके नाम में एटलीस्ट 4 लेटर्स आते हैं और वो ए से स्टार्ट होते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट फाइंड करो जिनका जो है नाम लेट्स से स्टार्ट ए से होता है और एंड डी पे होता है, तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से कुछ क्यूरी पास करेंगे। तो अब हमारे पास वो स्टूडेंट्स का डेटा आएगा जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है और डी पे एंड होता है। तो आप देखें हमारे पास जैसे ही मैंने ये क्यूरी रन की तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि ए स्टार्ट हो रहा था, यानी असद का नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और डी पे एंड हो रहा है, और अहमद ऐसा स्टूडेंट है जिसका नाम जो है ए से स्टार्ट हो रहा है और डी पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। सो बेसिकली ये आपके पास कॉन्सेप्ट है लाइक ऑपरेटर का। जब आप क्या करना चाहते हैं, कुछ पैटर्न सर्चिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लाइक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इन ऑपरेटर का। तो इन ऑपरेटर आपको स्पेसिफाई करता है कि जब आपको मल्टीपल वैल्यूज़ यूज़ करनी है वेयर क्लास के अंदर फाइंड करना है, लाइक आपको ऐसे स्टूडेंट पास शो करने हैं या ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा फाइंड करना है जो किसी ना किसी सिटी से बिलोंग करते हैं जो आप देते हैं, जैसे कि, और इसको हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं और कंडीशन का। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हम कुछ ऐसे स्टूडेंट लिखना चाह रहे हैं, यानी ऐसी क्यूरी लिखना चाह रहे हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम
std underscore details where std underscore city इक्वल्स टू हैदराबाद। अब देखें एक तरीका तो ये है, बट आप चाहते हैं भाई हैदराबाद वाले स्टूडेंट भी आ जाएं और मुल्तान वाले भी आ जाएं, तो आपको क्या लिखना पड़ता था, साथ में और लगा के एक और कंडीशन इस तरह से स्पेसिफाई करनी पड़ती थी, इस तरह से। तो अभी अगर हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो हमारे पास हैदराबाद और मुल्तान के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। बट आप इस क्यूरी को भी आसान कर सकते हैं बाय यूजिंग द इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आपको अब यहाँ पर आकर आपको लिखना था इनकी जगह इन, और यहाँ पर आप अपने वैल्यूज़ बता दें जिसमें से सर्च करना है। तो आपने कहा हैदराबाद कॉमा मुल्तान, इनमें से सर्च कर लो। तो अब आपको और कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जगह इन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तो अभी भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। सो बेसिकली और की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यूज़ होता है बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन ऑपरेटर अगर आपको किसी गिवन रेंज के अंदर वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है और सर्च करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं बिटवीन को। और बिटवीन ज़्यादातर आपके पास डेट्स के अंदर यूज़ होता है, जहाँ पर हमें किसी डेट्स के दरमियान डेटा लेकर आना है, जैसे एक मंथ का डेटा लेकर आना है तो हम डेट पास कर देते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो आप लिखते कैसे हैं कि आप सबसे पहले लिखते हैं बिटवीन और उसके बाद पहली वैल्यू और उसके बाद एंड लगा के दूसरी वैल्यू देते हैं जिस रेंज के दरमियान में आपको वैल्यू लेकर आनी है। जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे एम्प्लॉयज़ ला के दो जिनकी सैलरी 25,000 से लेके 35,000 के दरमियान है। तो अब ये क्या करेगा, आपके पास वही आपको एम्प्लॉयज़ का डेटा ला के देगा जिनकी सैलरी 25,000 है या 35,000 के अंदर अंदर है। इसी तरीके से आप ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना चाहते हैं जिनकी एज क्या है, 15 से 25 के दरमियान है, या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड करना चाहते हैं जिनकी प्राइस 10 से 20 के दरमियान है। तो इस तरह की कंडीशन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर आते हैं और हम लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std underscore details where std underscore age between, और मैं यहाँ पे बिटवीन बता देता हूँ, मैं बोलता हूँ जिनकी एज 23 से एंड 24 के दरमियान है। तो हमारे पास दो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी नहीं आएंगे इसके अंदर। कंट्रोल शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ वही स्टूडेंट आ रहे हैं जिनकी एज या तो 23 है या तो 24 है। और अगर मैं आपको यहाँ से कंप्लीट स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाऊं, कंट्रोल शिफ्ट, तो हमारे पास देखें सिर्फ दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस रेंज में आते हैं, जैसे कि 23 और 24। अगर मैं यहाँ से जाके रेंज बढ़ा देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जिनकी एज 20 या 24 के दरमियान है, तो अब हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा रिकॉर्ड्स आएंगे। तो अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 23, 22 एंड 24। तो आप क्या कर सकते हैं, बिटवीन को किसी रेंज के अंदर अगर आपको कोई रिकॉर्ड फाइंड करना है तो वहाँ पर आप बिटवीन ऑपरेटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एसक्यूएल एलियासिस का। एसक्यूएल एलियासिस आर यूज्ड टू गिव अ टेबल और कॉलम इन अ टेबल अ टेम्परेरी नेम। तो हमारे पास एलियासिस जो है ना, किसी टेबल को या किसी कॉलम को टेम्परेरी नेम देने के काम आते हैं। और एलियासिस ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होते हैं ताकि हम कॉलम्स के नेम्स को रीडेबल बना सकें। एंड एलियास ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ क्यूरी, यानी और एलियास जो हम देते हैं किसी नेम, किसी कॉलम के लिए या किसी टेबल के लिए, तो वो ड्यूरिंग दैट क्यूरी एग्जीक्यूशन ही तब तक वो अवेलेबल रहता है। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है कि हम कस्टमर आईडी एज आईडी, यानी हमारे पास जो फील्ड का नाम है वो कस्टमर आईडी है, बट हम उसको दिखाना एज आईडी की तरह दिखाना चाहते हैं। और हमारे पास कस्टमर नेम जो है उसको एज कस्टमर दिखाना चाहते हैं, यानी जब हम फैच करते हैं तो वहाँ पर नेम कस्टमर दिखाना चाहते हैं, तो फिर हम उसको क्या दे सकते हैं, एलियास दे सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर आके आप देखें मेरे पास मैंने कहा सिलेक्ट std underscore age
फ्रॉम, और मैंने यहाँ पर बोला std अंडरस्कोर डिटेल्स। यहाँ पर आके मैं बोलता हूँ मुझे एज भी चाहिए और std अंडरस्कोर नेम भी चाहिए। तो मैं यहाँ से जाके कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, std अंडरस्कोर नेम std एज। तो ये अच्छा नहीं लग रहा। इसको रीडेबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर एस करके एक नाम दे सकते हैं, लाइक दिस स्टूडेंट नेम, एंड यहाँ पर आके हम बोलते हैं एस कॉलन स्टूडेंट एज। सो नाउ जब मैं इस क्यूरी को रन करूँगा, अब आप देखिएगा क्या होगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं। सो नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा आ रहा है और यहाँ पर स्टूडेंट एज आ रहा है। तो हमने क्या किया है, हमने इस कॉलम को, ये जो हमारे पास एसटीडी नेम था, इसको एक टेम्पररी नेम दे दिया है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ एलियासिस। तो यहाँ पर हमारे पास उसका नेम आ गया स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर इस वाले एज वाले कॉलम को नाम हमने दे दिया है स्टूडेंट एज। तो ये जो नाम हम यहाँ पर एलियास की मदद से देते हैं वो टेम्परेरी तौर के लिए होता है जब तक ये क्यूरी रन होती है। उसके बाद एक्चुअल जो आपकी कॉलम का नेम होता है वो इनटैक्ट रहता है। उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो स्टेटमेंट आती है जिसको हम कहते हैं सिलेक्ट डिस्टिंग स्टेटमेंट, और ये हमारे पास यूज़ होती है जब हमें डिस्टिंग वैल्यूज़ शो करनी है। इनसाइड अ टेबल अ कॉलम ऑफन कंटेन्स मैनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड समटाइम्स यू वांट ओनली वांट द लिस्ट ऑफ डिफरेंट डिस्टिंग वैल्यूज़। बेसिकली अगर आप देखें स्टूडेंट्स का जो हमारा टेबल है, उस स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमारे पास सिटी जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, यानी हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद, और मुल्तान कराची, बार बार हर सिटी जो है ना रिपीट हो रही है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ये पता चले कि कौन कौन सी सिटीज़ का डेटा एक्चुअल में हमारे टेबल में मौजूद है, अगर मैं सेलेक्ट सिटी फ्रॉम एसटीडी डिटेल्स करूँगा, सो अगर मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ सेलेक्ट, मैं बोलता हूँ एसटीडी अंडरस्कोर सिटी फ्रॉम एसटीडी अंडरस्कोर डिटेल्स, तो अभी क्या होगा जब मैं टेबल को रन करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ एसटीडी सिटी, मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो अब आप देखें हैदराबाद, जितने स्टूडेंट्स हैदराबाद, टोटल हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स है ना, तो आप देखें 4 हैदराबाद के हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये पता चले कि कितनी लिस्ट है, यानी आपके पास कौन कौन सी सिटीज़ से हमारे पास डेटा आ रहा है, तो हम बार बार क्यों रिपीट कराएं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट यूज़ कर सकते हैं, और डिस्टिंक्ट के बाद हमें कॉलम का नेम बताना होता है एसटीडी अंडरस्कोर सिटी। तो अब क्या होगा, ये जो हैदराबाद आपके पास 4 दफ़ा आ रहा था, ये 1 दफ़ा ही आएगा। तो अब आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपके पास देखें हैदराबाद 1 दफ़ा आ रहा है और मेरे पास अब लिस्ट आ रही है। तो जब हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड होता है और हम चाहते हैं कि ये देखना कि हमारे पास कौन कौन से एरिया से जो है ऑर्डर्स आए हैं, तो हम, क्योंकि हो सकता है एक ही एरिया से बहुत दफ़ा ऑर्डर आया हो, लेकिन हम डिस्टिंक्ट रिज़ल्ट निकालना चाह रहे हैं, यूनिक रिज़ल्ट निकालना चाह रहे हैं, तो तब हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपनी क्यूरी के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और क्लॉज आता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर बाय कीवर्ड। तो अगर हम अपने रिकॉर्ड को क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑर्डर बाय का कीवर्ड यूज़ होता है। ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट द रिकॉर्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो रिकॉर्ड है उसको ये किस में असेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है, ऑर्डर बाय कर देता है, सॉर्ट कर देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्यूरी के अंदर डिसेंडिंग का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। सो हम यहाँ पर आते हैं और अभी आप चाहते हैं कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एसटीडी अंडरस्कोर डिटेल्स आ रहा है, यहाँ पर ये टेबल का डेटा है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं। तो अभी आप देखें जैसे कि अगर हम चाहते हैं डेटा को ऑर्डर बाय करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं,
इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे ए असद अभी पहले आ रहा है, फिर एच अहमद बाद में आ रहा है, अली बाद में आ रहा है, फिर खालिद बीच में आ गया। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि पहले वो नाम आए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर लास्ट में जब हमने अपनी क्यूरी लिख ली होती है तो हम उसके बाद यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय के बाद हम बताते हैं कि किस कॉलम की बेसिस पे हमें सॉर्टिंग करके देनी है। तो हमने लिख दिया std_name। उसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ से सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं। तो अब आप देखें हमारा डेटा जो है नेम के हिसाब से क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। ये देखें पहले एडी वाला आदिल आ गया, फिर अहमद, फिर अली, फिर असद, फिर जहांजेब और उसके बाद खालिद। अगर आप चाहते हैं नहीं कि भाई ये तो ABC से आ गया, हम इसको Z ऑर्डर से यानी लार्जेस्ट ऑर्डर से करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर आके कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं डिसेंडिंग का। तो अब क्या होगा, आपका जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो पहले खालिद आ गया, फिर जहांजेब और फिर ए वाले रिकॉर्ड्स आपके आ गए। तो आप इस तरह से ऑर्डर बाय की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को ऑर्डर बाय कर सकते हैं यानी सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। सो बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस आपके पास परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। और वो क्या करते हैं, कोई ना कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। और हमारे पास सम ऑफ द एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से हैं, हमारे पास मिन, मैक्स, सम, काउंट एंड एवरेज। सो हम इनको वन बाय वन समझते हैं कि ये फंक्शंस क्या करते हैं। सो बेसिकली जैसे कि आपने देखा कि एग्रीगेट फंक्शंस का काम क्या है कि वो आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std_details। तो हमारे पास ये std डिटेल्स का जो टेबल है इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर हम ये फाइंड करना चाहते हैं, या चले हमने एक टेबल बनाया था ना अभी एम्प्लॉय डिटेल्स का, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स के टेबल को रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और हम यहाँ से एम्प्लॉय का काउंट फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं, काउंट के कितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास अभी मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर ऑल की जगह काउंट लिखते हैं और काउंट में हम बोल देंगे आईडी, बाय आईडी हम काउंट करना चाह रहे हैं। सो अब देखें मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ तो हमारे पास ये बता रहा है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 3 हैं। बट आप ये देखें जैसे कि अभी इलियास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो यहाँ पर फंक्शन बता रहा है कि हमने काउंट किया है आईडी को। तो हम यहाँ पर एस करके ये भी मैसेज दे सकते हैं टोटल एम्प्लॉयज़। क्या कर सकते हैं, टोटल एम्प्लॉयज़। देखें अब मैं यहाँ पे जाके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो आपके पास बता रहा है टोटल एम्प्लॉयज़। अब इसी तरीके से मैं इसके अंदर वीआर क्यूरी भी लगा सकता हूँ लाइक दिस के मैंने कहा कंट्रोल कॉपी करते हैं और इसी क्यूरी को मैंने नीचे कॉपी किया और मैंने कहा टोटल हैदराबाद एम्प्लॉयज़। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर मैंने काउंट लगाया है, काउंट के बाद मैंने कहा फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर सिटी EMP_city इक्वल्स टू हैदराबाद। तो अब क्या होगा, सिर्फ मुझे हैदराबाद के एम्प्लॉयज़ काउंट करके बताएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तो ये बता रहा है कि हमारे पास हैदराबाद के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 2 एम्प्लॉयज़ हैं। और टोटल एम्प्लॉयज़ हमने ऊपर फाइंड किए थे जहाँ पर हमने वेयर क्यूरी नहीं लगाई थी, तो हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ थे, 3 एम्प्लॉयज़ थे टोटल और 2 उसमें से कौन से हैं, हैदराबाद के। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड मिलता है मिनिमम और मैक्सिमम। लेट्स से वी वांट टू फाइंड दी मिनिमम सैलरी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं EMP_salary और यहाँ पर जाके मैंने एस करके लिख दिया मिन सैलरी। तो हम अपने टेबल में से ये फाइंड करना चाहते हैं कि ऐसे जो है ना हमारे पास मिनिमम सैलरी जो है वो हम क्या दे रहे हैं किसी ना किसी एम्प्लॉय को। तो अब हमने यहाँ पर जाके मिन का फार्मूला जो है, मिन का फंक्शन यूज़ कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तो मिनिमम सैलरी हम दे रहे हैं 10,000। इसी तरीके से हम मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से मैक्स का जो फार्मूला है वो हमें मैक्सिमम सैलरी रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से जाके जब हम इसको रन करेंगे तो अब हमारे पास मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी। तो मैक्सिमम सैलरी हमारे पास कितनी है, 23,000। उसी के साथ हमारे पास एक और फंक्शन मिलता है सम। अगर हम सैलरी
उसका सम निकालना चाहते हैं कि टोटल सैलरी हम कितनी पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं सम, और यहाँ पर आके हम दे देते हैं टोटल सैलरी। तो उसके बाद हम इसको जब रन करेंगे तो इट विल रिटर्न दी टोटल सैलरी डेट वी आर पेइंग टू द एम्प्लॉयज़। उसके बाद हम यहाँ पर एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ एवरेज। सो एवरेज, और यहाँ पर आके एवरेज सैलरी हमें यहाँ पर निकाल के दे देगा। तो आप यहाँ से इसको रन करें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करें, तो ये हमारे पास एवरेज सैलरी आ रही है एम्प्लॉयज़ की। तो आप इस तरह से एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करते हुए जो है वो रिजल्ट्स को कंप्यूट कर सकते हैं। सो चलें आप समझ लेंगे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। सो बेसिकली फॉरेन की इज़ अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। अगर हमने दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनानी है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास टेबल्स आपस में क्या होते हैं, रिलेट होते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स होती हैं। सो वो जो रिलेशनशिप्स हम क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें फॉरेन की ज़रूरत पड़ती है। द पर्पस ऑफ फॉरेन की इज़ टू मेंटेन डेटा इंटेग्रिटी and allow navigation between two different instances of an entity. It acts as a cross reference between two tables as its reference the primary key of another table. So basically आप किस तरह से फॉरेन की बनाते हैं, जब आपको किसी टेबल के अंदर फॉरेन की बनानी होती है तो आप दूसरे टेबल को रेफ़र करवाते हैं उस टेबल के अंदर, और बेसिकली दूसरे टेबल की प्राइमरी की को आप उस टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि यू कैन से कि वी कैन हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्सेज, बिकॉज स्टूडेंट विल बी enrolled in different courses, or you can say student can have a enrollment number, that can be a relationship. You can store enrollment number in another table, or you can say employee can belongs to department, so there should be a table of department, and you can say कि हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट की आप आईडी को कॉल कर रहे होंगे, तो वो किस तरह से करेंगे, फॉरेन की कैसे क्रिएट करेंगे। सो आइए हम फॉरेन की क्रिएट करते हैं और उसके बाद मज़ीद सो फॉरेन की जो आपके पास बनती है, फॉरेन की आपके पास जो बनती है वो तीन रिलेशनशिप्स, तीन टाइप्स की रिलेशनशिप आप बना सकते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। सो बेसिकली वन टू वन का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ योर बोर्ड टेबल शुड ऑकर, तो आप वहाँ पर वन टू वन को यूज़ करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट एक ही कोर्स ले सकता है, और कोर्स एक ही कोर्स जो है ना वो एक ही स्टूडेंट को असाइन हो सकता है। सो दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ वन टू वन। बट ऐसा होता नहीं है। बट अगर आप देखें स्टूडेंट्स के जो इनरोलमेंट नंबर होते हैं तो वो क्या होता है, वो चेंज होते हैं, तो आप यहाँ पर वन टू वन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ होती है रिलेशनशिप, डैट इज़ वन टू मैनी। और वन टू मैनी क्या कहता है, वन टू मैनी आपको ये कहता है कि आपके पास सिंगल यानी एक स्टूडेंट कैन इनरोल्ड इन मल्टीपल कोर्सेज, यानी स्टूडेंट की मैनी जो है ना एक स्टूडेंट के डिफरेंट कोर्सेज में वो इनरोल्ड हो सकता है। तो जो कोर्सेज हैं उसके मैनी इंस्टेंस आ सकते हैं और स्टूडेंट का इंस्टेंस एक ही होगा। सो इसी तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं भाई डिफरेंट स्टूडेंट्स कैन इनरोल इन डिफरेंट कोर्सेज, यानी स्टूडेंट की भी आपके पास क्या है, यहाँ पर अकरेंस ज़्यादा है और आपके पास मैनी है, और आपके पास कोर्सेज की भी अकरेंस मैनी है। सो देन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ मैनी टू मैनी। इन दिस वीडियो हम जो है ना वन टू मैनी को कवर करेंगे और देखेंगे तो वन टू मैनी जो आपके पास रिलेशनशिप होती है वो किस तरह से क्रिएट होती है। सो let me create a table first for this example. So I'm going to create a table, create table, departments. Let's insert some data in it. Let's say we have an id integer that will be primary key, and it will be auto increment. Then we have department name, so let's say depart underscore name. It will have varchar value in it, so varchar not null. And this is our department table. One thing you have to
मेक श्योर कि जब आप MySQL यूज़ करते हैं और अगर आप फॉरेन की वगैरह और रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी को अचीव करना चाहते हैं तो आपको MyISAM की जगह जो इंजन यूज़ करना होता है वो InnoDB। तो आप यहाँ पर आके जब टेबल बनाएंगे तो लास्ट में आप लिखेंगे इंजन इक्वल्स टू InnoDB। सो ये आपको लास्ट में लाजमी लिखना है और उसके साथ अपना टेबल क्रिएट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट की टेबल बन चुकी है। अब इसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स ऐड कराते हैं, लाइक दिस इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स वैल्यूज़, और यहाँ पर आके हमने वैल्यू दे दी लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर HR है, हमारे पास यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है IT का, एक डिपार्टमेंट लेस से हम कह देते हैं हमारे पास एक डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस का है, फाइनेंस। और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और कह देते हैं कि एक डिपार्टमेंट हमारा जो है वो है क्या कहते हैं SEO का। तो हम यहाँ पर आके कुछ डिपार्टमेंट्स बना दिए हमने और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं और हमारे पास एरर आ गया। अच्छा ठीक है, कॉलम काउंट नहीं बताया तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं डिपार्ट नेम और यहाँ पर जाके हम इसको रन करवाते हैं। सो हमारे पास डिपार्टमेंट एड्स हो गए हैं, तो सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अभी ऐड हुए हैं। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। सो अब अगला स्टेप ये है कि हम एक एम्प्लॉई का टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम हर एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट भी डिफ़ाइन करेंगे। बट क्योंकि डिपार्टमेंट्स हमारे पास अलग टेबल के अंदर मौजूद है तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट की जो है ना फॉरेन की क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कैसे क्रिएट करते हैं आइए देखते हैं। तो क्रिएट टेबल, लेट्स से दैट विल बी एम्प्लॉयज़। सो मैं पहले यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरे पास पहले से एम्प्लॉयज़ का टेबल किस नाम से मौजूद है। तो EMP डिटेल्स के नाम से मौजूद है। अब मैंने एम्प्लॉयज़ के टेबल का नाम दिया एम्प्लॉयज़, उसके अंदर हमने कहा यार वी हैव इंटीजर ID दैट विल बी प्राइमरी की auto underscore increment, and then we have EMP underscore employee name that will be varchar. Let's say it will have not null. Let's say EMP underscore city, and here I'm going to store that will be varchar 50 not null. Then we can say we have a employee depart dept underscore ID. Now this is the column that will be the foreign key in our table, क्योंकि यहाँ पर हम एम्प्लॉई की डिपार्टमेंट ID डिफ़ाइन कर रहे हैं और डिपार्टमेंट की जो ID है वो किस में मौजूद है, वो आपके पास डिपार्टमेंट्स के टेबल में मौजूद है। तो अब वो यहाँ पर कैसे कॉल होगी कि आप यहाँ पर लिख देंगे इंटीजर बना देंगे और उसके बाद अब यहाँ पर आके आप यूज़ करेंगे कंस्ट्रेंट। हम इसको जो है वो टेबल लेवल पे बना रहे हैं तो हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम दे देते हैं FK_01 और हमने कहा कंस्ट्रेंट का जो नाम है वो है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की हम किस कॉलम को बनाना चाह रहे हैं, तो हम EMP, ये जो अभी हमने बनाई है EMP डेप्ट अंडरस्कोर ID इसको बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पर आके हमने कीवर्ड यूज़ किया रेफरेंसेस और रेफरेंसेस के बाद हम टेबल का नाम बताते हैं। तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स का टेबल है उसकी टेबल से ये ID आ रही है और उसमें फील्ड का नाम है ID। देखें यहाँ पर जाके आप, जब हमने ये बनाया था तो हमने इस फील्ड का नाम क्या रखा था, ID रखा था। तो यहाँ पर हम जो है वो सेम नाम यूज़ करेंगे जिस टेबल को हम यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं। बट हमारा जो सेकंड टेबल है जिसमें फॉरेन की बन रही है उसके अंदर जो हम कॉलम बना रहे हैं उसका नाम जो है वो चेंज हो सकता है बट उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पर आके लास्ट में लिखेंगे इंजन इक्वल्स टू InnoDB और अब जाके हम क्या करते हैं अपने एम्प्लॉई को सेव करवाते हैं, एम्प्लॉई के टेबल को। तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का टेबल बन चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड और फिर हम आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। सो लेट्स से एम्प्लॉयज़ और यहाँ पर आके मैंने कहा EMP नेम
उसके बाद हमने कहा emp_city और here I am going to store emp_department_id और उसके बाद हमने यहाँ पर आके लिख दिया वैल्यूज़ और अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। तो मैंने कहा लेट्स से एम्प्लॉय का नाम है असद और हमारे पास यहाँ पर कॉमर्स की सिटी है हैदराबाद और यहाँ पर आता है इम्पॉर्टेंट फेज डैट इज़ डिपार्टमेंट आईडी। देखें फॉरेन की बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अब हमने क्या कर दिया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी अब यहाँ पर एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो जो है वो दूसरे टेबल से आ रही है। तो पहले उस टेबल के अंदर वो आईडी होना भी मौजूद होना ज़रूरी है। तो आपने देखा था कि हमने चार जो है ना वो चार जो है वो डिपार्टमेंट्स ऐड किए थे। तो अगर मैं यहाँ पर 5 पास करता हूँ और मैं रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास अब क्या आएगा, एरर आएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और यहाँ पर आप और एरर पढ़ें, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स फेल। यानी ये आपको क्या कह रहा है कि आपने यहाँ पर जो है वो फॉरेन की लगाई हुई है और ये जो आपके पास यहाँ पे 5 वाली आप जो वैल्यू पास कर रहे हैं ये वैल्यू वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे फॉरेन की का जो कंस्ट्रेंट है वो फेल हो रहा है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है जो कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी है वो आईडी पहले से आपके डिपार्टमेंट्स में मौजूद हो, अदरवाइज़ आपके पास डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगी। तो व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं, लेट्स से कि हम दे देते हैं 2। तो जैसे ही मैं यहाँ पर जो है वो सही डिपार्टमेंट आईडी पास करूँगा तो हमारे पास डेटा इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास लिखा हुआ आ गया 1 रो अफेक्टेड। तो हम इधर क्या करते हैं, कुछ और रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं और उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। सो अहमद, सो अब यहाँ से हम कुछ इंसर्ट रिकॉर्ड करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं और यहाँ पर आके अब हम सेलेक्ट करवाते हैं एम्प्लॉई के टेबल से। तो अब देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ के टेबल में कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 7 एम्प्लॉयज़ जो है वो बल्कि 6 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हमारे पास ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर इनकी डिपार्टमेंट की आईडी भी आ रही है। बट यहाँ पर अभी एक मसला ये है कि हमें ये नहीं पता चल रहा, देखिए डिपार्टमेंट आईडी तो है लेकिन अगर हम कहीं एप्लीकेशन के अंदर ये डेटा शो करना चाहते हैं या हम अपने जो है वो बॉस को या मैनेजर को ये बताना चाहते हैं कि भाई कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर तो आईडी आ रही है। तो आईडी के बारे से हमें ये तो नहीं पता चल रहा ना कि ये एक्चुअल में कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो फॉरेन की तो हमने बना ली, ये तो हमने डेटा इंटेग्रिटी तो कर ली, बट अब हम कैसे मेक श्योर करेंगे, कैसे देखेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ज्वाइंस का। सो अब हम समझते हैं कि ज्वाइंस क्या होते हैं। तो ज्वाइन एक ऐसा क्लॉज होता है जिसके थ्रू हम कंबाइन कर सकते हैं 2 और मोर टेबल्स का डेटा जो कि रिलेट करते हैं आपस में। और यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस मिलते हैं एसक्यूएल मायस्क्यूएल के अंदर। फर्स्ट वन इज़ द इनर ज्वाइन, देन वी हैव लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इनर ज्वाइन। अब देखिए ज्वाइन का पर्पस ही यही है कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा टेबल से मर्ज करके कंबाइन करके डेटा लाना चाहते हैं बट उनके दरमियान कोई रिलेटेड कॉलम होना चाहिए। अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उनके दरमियान एक रिलेटेड कॉलम होना चाहिए, जैसे कि हमारे एम्प्लॉय और जो हमारा डिपार्टमेंट का टेबल है उसके अंदर एक रिलेटेड कॉलम है डैट इज़ डिपार्टमेंट आईडी, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में रिलेट करते हैं। तो जब भी आप ज्वाइंस यूज़ करते हैं तो ज्वाइंस के लिए आपके पास दोनों टेबल में रिलेटेड डेटा मौजूद होना ज़रूरी है। So now what is the concept of inner join? So basically inner join keywords select record that have matching values। यानी inner join क्या कहता है, inner join वो join है जो कि आपके पास रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा दोनों टेबल से जहाँ पर आपको मैचिंग वैल्यूज़ मिलेंगी। क्या मिलेंगी? मैचिंग वैल्यूज़ मिलेंगी। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्यूरी लिखते हैं और उसके थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो इट कैन बी पॉसिबल, लेट्स से कि मैं यहाँ पर मैंने एम्प्लॉयज़ का डेटा इंसर्ट कराया था ना। सो इट कैन बी पॉसिबल कि हमारे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसको अभी कोई डिपार्टमेंट असाइन ही नहीं हुआ और यहाँ हम उसकी डिपार्टमेंट की आईडी अभी इंसर्ट ही नहीं करा रहे, यानी उसकी वैल्यू क्या है, नल है।
तो हम यहाँ पर एक नया एम्प्लॉय ऐड करते हैं जिसका नाम हम कर देते हैं अली, और वो भी मुल्तान से बिलोंग करता है। और यहाँ पर आके एंटर करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो हमारा लास्ट एम्प्लॉय है जिसका नाम क्या है आपके पास, जिसको मैंने अभी यहाँ पर क्या करवाया है, इंसर्ट करवाया है। सो आप यहाँ से देखें हमारे पास ये जो लास्ट एम्प्लॉय आ रहा है अली, उसकी जो डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या है, नल है। यानी हमारी फॉरेन की जो है वो नल भी हो सकती है, जो मैंने, क्योंकि जब मैंने टेबल बनाया था तो टेबल बनाते वक्त ये रेफर नहीं किया था कि इट शुड बी नॉट नल, तो मैंने नॉट नल का कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। इस वजह से हमारी जो फॉरेन की है उसके अंदर नल वैल्यू आ सकती है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर जॉइन। सो इनर जॉइन के लिए व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी यूज़ करेंगे और लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब यहाँ पर हम अपना पहला टेबल बनाएंगे, तो जैसे कि हमने कहा हमारा पहला टेबल है एम्प्लॉयज़ का, और उसके बाद हमारे पास कीवर्ड आता है इनर जॉइन। ये किस टेबल को ज्वाइन करेगा, ये ज्वाइन करेगा डिपार्टमेंट्स के टेबल को ऑन। अब यहाँ पर ऑन के बाद हमें वो कॉलम बतानी होती है जिसकी बेसिस पे आपके दोनों कॉलम से मैच होके रिकॉर्ड्स आएगा, क्योंकि इनर ज्वाइन सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स लेकर आता है जो कि दोनों टेबल के अंदर मौजूद होते हैं। सो यहाँ पर इजीनेस के लिए मैं एलियासिस क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैंने एम्प्लॉयज़ की जगह यहाँ पर ई यूज़ कर लिया और डिपार्टमेंट्स की जगह मैंने डी नाम दे दिया। ये टेम्पररी नेम होते हैं, तो हमने एलियासिस पढ़े थे उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था। तो मैंने कहा ई डॉट, और ई के टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो कौन सी कॉलम है, ई डॉट ई एम पी डिपार्टमेंट अंडर स्कोर आई डी इक्वल्स टू डी डॉट आई डी। ओके, सो अभी देखें और यहाँ पर आके मैं करता हूँ सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो अब हमारे पास दोनों टेबल से डेटा आ रही है। बट अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पर ये डिपार्टमेंट की आईडी दोनों मैच हो रही हैं। जहाँ पर ये दोनों कॉलम्स मैच हो रही हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आपको याद हो कि हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय ऐड किया था अली, तो अभी हमारे पास यहाँ पे अली का रिकॉर्ड नहीं आ रहा। अली का रिकॉर्ड ना आने की जो रीज़न है वो ये है कि इनर जॉइन जो है वो आपके पास मैचिंग रोज से डेटा लेकर आता है, यानी मैचिंग जहाँ पर आपके पास होती है वहीं पर डेटा वो शो करता है, अदरवाइज डेटा शो नहीं करता। अब देखें यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी और ये बार बार आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आके मेक श्योर कर सकता हूँ कि हमें क्या दिखाना है। लेट्स से मैं आता हूँ कि सिर्फ हमारे पास एम्प्लॉय का नेम आए, तो मैंने कहा ई डॉट ई एम पी नेम कॉमा, और मेरे पास डी डिपार्टमेंट के टेबल से सिर्फ मैं जो है ना डी डॉट जो है ना डिपार्टमेंट का नेम कॉल करना चाहता, तो मैंने कहा डेप अंडर स्कोर नेम। सो अब इस क्यूरी से मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा और साथ के साथ उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा। सो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इनर जॉइन को यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट ज्वाइन। सो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट ज्वाइन आपके पास ये बोलता है कि देखें, लेफ्ट ज्वाइन का कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट ज्वाइन आपके पास लेफ्ट टेबल से ऑल द मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, यानी आपके पास कहने का मतलब ये है कि लेफ़्ट ज्वाइन की रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल, यानी जो आपका लेफ़्ट टेबल होता है जो कि पहला टेबल होता है ज्वाइन के अंदर, यानी जैसे कि हमारे इस केस के अंदर एम्प्लॉय इज़ द फर्स्ट टेबल, तो एम्प्लॉय के टेबल से आपके पास सारा रिकॉर्ड आएगा जो कि नॉन मैचिंग भी होगा। और जहाँ पर राइट साइड है वहाँ पर राइट साइड में क्योंकि उसका मैचिंग रिकॉर्ड नहीं होगा तो वहाँ पर क्या आ जाता है, नल आ जाता है। तो अगर आपको लेफ़्ट के टेबल से सारा रिकॉर्ड लेकर आना है और जो दूसरा टेबल है उसमें से रिकॉर्ड से मैचिंग पे लाना है, तो आपके पास लेफ़्ट ज्वाइन यूज़ होता है। अब आइए देखते हैं लेफ़्ट ज्वाइन को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। सो बेसिकली आपके पास जो क्यूरी होगी वो ये सेम ही रहेगी, तो आप यहाँ पर आके जो चेंज करेंगे वो यहाँ पर आके आप लिख देंगे लेफ़्ट ज्वाइन, और लेफ़्ट ज्वाइन जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे तो लेफ़्ट ज्वाइन लिखने के बाद आप अब इस क्यूरी को रन करेंगे तो आपके पास अब अली का रिकॉर्ड भी यहाँ पर शो हो जाएगा। देखें, तो आप नीचे आएँ और लास्ट में देखें अली का रिकॉर्ड भी आ रहा है लेकिन डिपार्टमेंट का नेम क्या आ रहा है, नल आ रहा है, क्योंकि
अभी आपके पास अली का कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट क्योंकि आपने लेफ़्ट ज्वाइन लगाया है तो लेफ़्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ़्ट ज्वाइन ये बोलता है कि जो आपका लेफ़्ट वाला टेबल है जो कि आपका एम्प्लॉय का टेबल है उससे तमाम रिकॉर्ड्स आएगा और डिपार्टमेंट के टेबल से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्लीट रिकॉर्ड आ रहा है एम्प्लॉयज़ का, जहाँ पर कोई एम्प्लॉयज़ के पास डिपार्टमेंट की वैल्यू मौजूद है या नहीं है वो भी रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है। So then we have right join. So right join is basically the you can say inverse of the in left join. इसमें क्या होता है कि अब right टेबल से जो आपके पास है वो सारा टेबल सारा रिकॉर्ड आता है, और जो आपका लेफ्ट टेबल है वहाँ से आपके पास सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आता है। तो वो कैसे होता है इसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं। सो यहाँ पर आते हैं और हम सेम क्यूरी अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर आके अब मैं यहाँ पर लगा दूंगा राइट ज्वाइन, और हमारे पास जो है वो हमारा जो एक एसईओ का नहीं, आईटी एचआर फाइनेंस हमने 4 ही इंसर्ट कराए थे ना। तो अभी मैं चलें इसको रन करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या रिकॉर्ड आता है। सो आप देखिए हमारे पास कोई नल रिकॉर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट किसी ना किसी आपके पास एम्प्लॉय को असाइन है। तो हम एक काम करते हैं कि जहाँ पर हमने डिपार्टमेंट्स ऐड किए थे तो हम एक नया डिपार्टमेंट ऐड करते हैं। सो हम यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स वैल्यूज़, और यहाँ पर हम बोल देते हैं कि हम डिपार्टमेंट का नेम इंसर्ट करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, और वैल्यू दे देते हैं लेट्स से यहाँ पर आकर मीडिया। तो हमारा एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मीडिया। अब देखें अगर मैं अभी जो है वो लेफ़्ट ज्वाइन इम्प्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मीडिया का कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा। बट अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा हमारे पास डिपार्टमेंट है जो अभी तक किसी को असाइन नहीं हुआ, तो फिर मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, राइट ज्वाइन, क्योंकि हमारा जो सेकेंड टेबल है डिपार्टमेंट वो कहाँ आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। तो अब जब मैं इस क्यूरी को अगेन रन करूँगा, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय से तो मैचिंग रिकॉर्ड आ रहा है, बट डिपार्टमेंट से हमारे पास एक मीडिया का रिकॉर्ड भी आ रहा है, और क्योंकि मीडिया को कोई अभी एम्प्लॉय असाइन नहीं है इस वजह से एम्प्लॉय के नेम के आगे क्या आ रहा है, आपके पास नल आ रहा है। सो ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट है कि ज्वाइंस का, कि आप कौन कौन से ज्वाइंस यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो देन वी हैव फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या कहता है कि अगर आपके पास आप चाहते हैं कि दोनों टेबल से आपके पास जो है वो क्या आना चाहिए, आपके पास मैचिंग रिकॉर्ड भी आए और नॉन मैचिंग रिकॉर्ड भी आए दोनों टेबल से, तो फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फुल आउटर ज्वाइन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास होता है सेल्फ ज्वाइन। अगर आप एक ही अपने सेल्फ टेबल से ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, यानी आपके पास कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जैसे कि एम्प्लॉयज़ होते हैं और उनके कोई मैनेजर्स होते हैं। अब एम्प्लॉय जो है, मैनेजर जो है वो भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप अगर एक ही टेबल के अंदर कुछ का भी ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं और उससे कुछ डेटा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सेल्फ ज्वाइन यूज़ करते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सेल्फ ज्वाइन को बस सिर्फ समझा रहा हूँ और इसकी कोई प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा, लेकिन मैं कोई एक न्यू वीडियो के अंदर आपको सेल्फ ज्वाइन की प्रैक्टिस करा दूंगा। सो हमारे पास उसके बाद आता है यूनियन। तो यूनियन ऑपरेटर क्या है कि अगर आपको दो और दो से ज़्यादा टेबल्स का डेटा जो है ना एक साथ शो करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यूनियन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ईच सेलेक्टमेंट विद इन द यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो आपके पास यूनियन के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, और जो कॉलम्स हैं ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट में वो भी सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है जब आप यूनियन अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और जो है ना क्लॉज आता है, जैसे ग्रुप बाय स्टेटमेंट आती है। तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या करती है, ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इनटू अ समरी रोज, लाइक फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री, और यू want to find the number of employees that belongs to each country or each सिटी। सो उस तरह की कंडीशंस के लिए आप ग्रुप बाय को यूज़ करते हैं। आपने जो है वो एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े हैं जैसे हमने, जिसमें स्कम, काउंट और मैक्स मिन पढ़ा है, बट
ये क्या होता है, ये आपको टोटल एक ही रिकॉर्ड ला के देता है। जैसे कि अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये मुझे सिर्फ यही बताएगा कि हमारे पास टोटल इतने एम्प्लॉयज़ हैं। बट अगर मेरी सिचुएशन ऐसी है जो मैं ये देखना चाहता हूँ कि सिटी वाइज या कंट्री वाइज में जो है वो कस्टमर्स को काउंट करना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए मुझे ग्रुप बाय को यूज़ करना पड़ता है। और ग्रुप बाय स्टेटमेंट जो है वो आपके पास मोस्टली जो है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ही यूज़ होती है। तो आइए अब देखते हैं कि हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आके हम ग्रुप बाय अप्लाई करना चाह रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमने एम्प्लॉयज़ ऐड किए हैं ना, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। तो लाइक दिस सिलेक्ट, हम करेंगे सिलेक्ट काउंट। अगर मैं सिर्फ काउंट लगाता हूँ और मैं यहाँ पर आके देता हूँ आईडी और मैं कहता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो अभी मेरे पास क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। तो मेरे पास अभी 7 एम्प्लॉयज़ हैं, बट मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो हर डिपार्टमेंट वाइज मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो मैं कंट्रोल यहाँ से, ये जो मैंने अभी क्यूरी अप्लाई की थी कौन सी, इनर जॉइन की, तो उसकी मदद से अब हम ये अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पर आते हैं और मैं बोलता हूँ यहाँ पर मैंने यूज़ किया था इनर जॉइन। मैंने यहाँ से लगाया इनर जॉइन और इनर जॉइन मैंने कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करना चाहता हूँ। एक तो मैं डी डॉट डिपार्टमेंट का क्या करना चाहता हूँ, डी डॉट डेप्ट अंडरस्कोर नेम, साथ के साथ मैं काउंट क्या करना चाहता हूँ, मैं एम्प्लॉय को काउंट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगाया काउंट और मैंने कहा ई डॉट आई डी, तो काउंट करो किसको, एम्प्लॉयज़ को, बट यहाँ पर उसके साथ डिपार्टमेंट का नेम भी दिखाओ और ये इनर जॉइन लगा हुआ है क्योंकि दो टेबल से डेटा आ रहा है। और लास्ट में आके इसको करो ग्रुप बाय अकॉर्डिंग टू दी, अगर चलें अभी ऐसा करता हूँ कि मैं इसको ऐसे ही रन करता हूँ, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कंट्रोल शिफ्ट करते हैं तो ये सिर्फ देखें एक ही डिपार्टमेंट का नेम लेकर आ रहा है और बोल रहा है उसमें हमारे पास 6 एम्प्लॉयज़ हैं, बट ऐसा तो है नहीं। तो हमारे पास जो एचआर में है वो सारे एम्प्लॉयज़ थोड़ी हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है, आपके पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास डिपार्टमेंट उससे आपके एम्प्लॉयज़ बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय, आप लिखेंगे ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय आपको किसकी बेसिस पे करना है, आपने कहा डिपार्टमेंट नेम की बेसिस पे करना है। तो आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम पास कर दिया ग्रुप बाय के बाद। और अब जाके आप इस क्यूरी को जब रन करेंगे तो आपके पास ये देखें हर डिपार्टमेंट का काउंट आ गया। और यहाँ पर आके आप क्या कर सकते हैं, एज यूज़ करके बता सकते हैं टोटल एम्प्लॉयज़ लाइक दिस। तो अब क्या होगा, जब आप इस क्यूरी को रन करेंगे तो आपको हर डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयज़ काउंट करके बता देगा कि एचआर के 2 एम्प्लॉयज़ हैं, आईटी के 2 हैं, फाइनेंस के 2 हैं, 1 है और एसईओ का 1 है। बट आप अगर यहाँ पर अभी देखेंगे तो हमारे पास एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता और एक ऐसा हमारे पास डिपार्टमेंट है जिससे कोई एम्प्लॉय बिलोंग नहीं करता, तो उनका रिकॉर्ड इसके अंदर शामिल नहीं है। तो बेसिकली ग्रुप बाय आप इस तरह की सिचुएशन में करते हैं जब आप कंट्री वाइज, सिटी वाइज या किसी बेसिस पर ग्रुप करना चाहते हैं डेटा को, तो आप इन सिचुएशन में ग्रुप बाय को यूज़ करते हैं और साथ में एग्रीगेट फंक्शन की मदद से कुछ रिजल्ट कंप्यूट करते हैं लाइक दिस। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कुछ एम्प्लॉय कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर मैंने कहा सिलेक्ट काउंट, तो मैंने कहा उनकी सिटी भी बतानी है, तो मैंने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और मैंने ग्रुप करके ये देखना है कि किस सिटी से कितने एम्प्लॉयज़ जो है ना वो बिलोंग करते हैं। तो मैंने लिखा सिलेक्ट और यहाँ पर आके मैंने देना होगा, यहाँ पर सिटी का नेम चाहिए तो मैंने कहा EMP सिटी कॉलन, यहाँ पे अकाउंट दूंगा और यहाँ पर आके मैं दूंगा ID और यहाँ पर आके उसके बाद मैं लिखूँगा ग्रुप बाय
और ग्रुप बाय किसकी बेसिस पे करना है, EMP_city की बेसिस पे करना है। तो अब हमारे पास सिटी वाइज रिकॉर्ड आ जाएगा कि कौन सी सिटी से कितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास बिलोंग करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तो हमारे पास ये बता रहा है कि टोटल हमारे पास 7 एम्प्लॉयज़ हैं, 3 हैदराबाद के हैं, 2 मुल्तान के हैं और 2 हमारे पास कराची के हैं। तो इस तरह के रिजल्ट्स कंप्यूट करने के लिए आप जो है ग्रुप बाय की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, सो उसके बाद हमारे पास एक और क्लॉज आता है, हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज द वेयर कीवर्ड कुड नॉट बी यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। जो आपका वेयर कीवर्ड है वो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ प्रॉपरली वर्क नहीं करता, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर कभी कभार ये वर्क नहीं करता। तो इसी वजह से हमारे पास हैविंग क्लॉज जो है ना वो ऐड किया गया है, और हैविंग क्लॉज को हम ग्रुप बाय के साथ ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ग्रुप बाय के साथ हम इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर हमें ये देखना है कि ऐसे कस्टमर्स का डेटा लाओ या ऐसी कंट्रीज़ को कॉल कराओ, ग्रुप बाय करो जिनका कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 5 है या ग्रेटर देन 3 है, लेट्स से। हम इसी क्यूरी के अंदर, तो यही क्यूरी के अंदर अब हम क्या करना चाहते हैं, कंडीशन लगाना चाहते हैं। हमने कहा सेलेक्ट और हमने कहा काउंट करो, ठीक है, काउंट तो करो। जहाँ पर एम्प्लॉई जो है ग्रुप बाय कर दो एम्प्लॉय सिटी से, वेयर वेयर अब हम यहाँ पर बोलते हैं भाई जहाँ पर काउंट जो है ना ग्रेटर देन, देखें काउंट और आईडी मैंने दिया जहाँ पर काउंट जो है वो ग्रेटर देन या लेट्स से ग्रेटर देन 2 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो अभी अगर हम इस क्यूरी को रन करते हैं तो ये देखें हमारे पास एरर आ गया, यू हैव एन एरर। बट यहाँ पर अगर आके मैं लिखता हूँ हैविंग, तो हैविंग के बाद हमारे पास यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो अब ये मुझे बता रहा है कि भाई उन जो है ना एम्प्लॉयज़ को काउंट कर रहा है जिनकी काउंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। अगर मैं इक्वल टू को हटा देता हूँ तो सिर्फ हैदराबाद का रिकॉर्ड आएगा, यानी ऐसी सिटीज़ आएंगी जिनके अंदर एम्प्लॉय काउंट क्या है, 3 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हैदराबाद का जो काउंट है वो 3 से ज़्यादा है या 3 और 2 से ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास हैदराबाद जो है उसका रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। सो बेसिकली ग्रुप बाय के अंदर डेटा को फिल्टर करने के लिए हम मोस्टली हैविंग क्लॉज को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हमने कुछ मज़ीद टॉपिक्स डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे और आपको जो है इससे बहुत हेल्प हुई होगी और आपको जो है क्यूरीज़ के बारे में इल्म हुआ होगा कि किस तरह से हम जो है फॉरेन की प्राइमरी की किस तरह से बना सकते हैं, ग्रुप बाय कैसे कर सकते हैं, सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, ज्वाइंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।